नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंसेस पर। मैं हूं आपका अपना चंदन सर। बच्चों, आज हम क्लास 10 बायोलॉजी के जनन अध्याय के ऐसे महत्वपूर्ण MCQ पढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि हर प्रश्न के साथ में आपको सही उत्तर के साथ उसका कारण भी समझाऊंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के अपने टॉप MCQ सीरीज को। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर आपको जो बच्चों पहला स्क्रीन पर आपके प्रश्न दिख रहा है वो है, निम्न में से जनन की कौन सी विधि अलैंगिक जनन है। क्लियर है? प्रश्न क्या है, निम्न में से जनन की कौन सी विधि अलैंगिक जनन है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, बीजाणु द्वारा, कलम द्वारा, बीज द्वारा और लैंगिक जनन द्वारा। तो याद रखेंगे बच्चों, ये जो पहला ऑप्शन है यही सही जाएगा। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अलैंगिक जनन में, ठीक है बच्चों, किसकी? एक जनक की आवश्यकता होती है, याद रखेंगे। और इसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन नहीं होता। यानी जब एक ही जनक है तो यहां पर किस तरह से संलयन की प्रक्रिया होगी, यानी निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो याद रखेंगे, अलैंगिक जनन में एक जनन होते हैं जिसके कारण निषेचन की प्रक्रिया यहां पर देखने को नहीं मिलती। क्लियर है? याद रखेंगे बच्चों। बीजाणु द्वारा बच्चों, ठीक है, बीजाणु द्वारा जनन अलैंगिक जनन की एक विधि है। ठीक है, ये जो बीजाणु द्वारा जनन होता है वो एक अलैंगिक जनन की एक विधि है। उदाहरण के लिए आप राइजोपस, ठीक है, किसमें बच्चों? राइजोपस में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं राइजोपस में बीजाणुओं द्वारा क्या होता है? जनन होता है। तो याद रखेंगे, बीजाणु द्वारा जनन मतलब ये कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन है। तो फिर से समझेंगे, बीजाणु द्वारा जनन अलैंगिक जनन की ही एक विधि है, जैसे आपको राइजोपस में बच्चों देखने को मिलता है। अगर यहां पर हम सी वाले ऑप्शन की बात करें, बीज की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि बीज द्वारा नए पौधे का निर्माण सामान्यतः लैंगिक जनन के द्वारा होता है, क्योंकि बीज का निर्माण निषेचन के बाद होता है। याद रखेंगे, इसलिए जो सही उत्तर जाता है बच्चों वो किसको जाता है? बीजाणु द्वारा। किसको जाएगा? बीजाणु द्वारा। तो आप याद रख सकते हैं, बीजाणु बराबर अलैंगिक जनन। कौन सा जनन बच्चों? अलैंगिक जनन। याद रखेंगे। दूसरा जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों, मनुष्य में जो निषेचन कहाँ होता है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो गर्भाशय है, दूसरा अंडाशय है, तीसरा फैलोपियन नलिका है और चौथा क्या है? योनि है। क्लियर है? देखिए बच्चों, महिला के प्रजनन तंत्र में अंडाशय से अंडाणु निकलता है। ठीक है, महिला के प्रजनन तंत्र में अंडाशय से अंडाणु निकलता है। शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन होता है उसी को हम निषेचन कहते हैं, और ये सामान्यतः बच्चों कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। एक छोटा सा डायग्राम आप इस देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से। मान लीजिए ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, क्या है? स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है? अंडाणु है। ठीक है, ये क्या है? अंडाणु है बच्चों। ठीक है, ये रफली डायग्राम आप समझिए। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये अंडाणु है। ठीक है, यानी ये अंडाशय, यहीं से अंडाणु निकलता है और इसके द्वारा ये फैलोपियन नलिका होती है। ठीक है, ये फैलोपियन नलिका है और यहाँ पर स्थमस जंक्शन होता है। यहाँ से शुक्राणु आता है और यहाँ से अंडाशय के द्वारा निकले हुए अंडाणु जाते हैं और यहीं पर मिलते हैं। इसी को हम निषेचन कहते हैं। तो बच्चों, ये जो स्थमस जंक्शन है ये फैलोपियन नलिका का पार्ट है, इसलिए आप कहेंगे मनुष्य में जो निषेचन होता है वो फैलोपियन नलिका में होता है। याद रखेंगे। ठीक है, आगे जो हमारा प्रश्न है बच्चों, ये तीसरा जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मनुष्य के शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है वृषण में, दूसरा अंडाशय में, तीसरा गर्भाशय में और चौथा प्रोस्टेट ग्रंथि में। ठीक है बच्चों, पुरुष प्रजनन तंत्र में वृषण, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टेस्टिस। याद रखेंगे, क्या कहेंगे बच्चों? टेस्टिस। इस वृषण की इंग्लिश जो होती है वो टेस्टिस होती है। तो याद रखेंगे बच्चों कि बच्चों, पुरुष प्रजनन तंत्र में वृषण बहुत महत्वपूर्ण अंग है। वृषण में स्थित शुक्र जनक नलिका, कौन सी नलिका बच्चों? शुक्र जनक नलिका। ठीक है, कौन सी नलिका? शुक्र जनक नलिका, जिसको आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हो। क्या कहते हो बच्चों? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हो। याद रखेंगे, क्या कहते हो बच्चों? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हो, जहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है। याद रखेंगे। दूसरा काम, वृषण का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण। इसलिए याद रखेंगे, जो वृषण होता है उसी में शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी वृषण बराबर शुक्राणु। ठीक है, और
टेस्टोस्टेरोन, यानी ये शुक्राणु का निर्माण भी करता है और साथ ही साथ एक हार्मोन है जिसको हम मेल हार्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टेस्टोस्टेरोन, या फिर इसको नर हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये वृषण के द्वारा, वृषण में एक कोशिका होती है जिसका नाम है अंतराली कोशिका, वहां से निकलता है। फिलहाल आपको याद रखना है कि वृषण कोशिका, ठीक है, कहाँ से? वृषण से, सॉरी, वृषण में मनुष्य जो शुक्राणु होता है उसका निर्माण होता है। वृषण में मनुष्य के शुक्राणु का निर्माण होता है और साथ ही साथ वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बाहर निकलता है। यहाँ पर जो बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा चौथा प्रश्न, ये कह रहे हैं कि स्त्री में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, स्त्री में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो मैंने अभी जिक्र किया था, ये वाला डायग्राम, ये हमारा क्या है? अंडाशय है। यहीं से क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, यानी अंडाशय से ही अंडाणु क्या होते हैं? निकलते हैं। क्लियर है? कहाँ से निकलते हैं? अंडाणु जो होंगे बच्चों अंडाशय से ही निकलते हैं। आप ऐसे समझिए, जैसे पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, ठीक है, जैसे पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। उसी तरह स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण कहाँ होगा? अंडाशय यानी ओवरी में होता है। कहाँ होता है बच्चों? ओवरी में होता है। याद रखेंगे। समझिए, अंडाशय स्त्री जनन तंत्र का प्रमुख अंग है। यह केवल अंडाणु से संबंधित नहीं है, बल्कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन भी क्या करता है? ये सिक्रेट करता है। याद रखेंगे बच्चों, कौन से हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करता है। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए, पुरुष में, कहाँ पर? पुरुष में, ठीक है, जो वृषण होगा वो किसका निर्माण करेगा? शुक्राणु का निर्माण करेगा। याद रखेंगे। अगर हम महिला की बात करें, यानी स्त्री की बात करें, किसकी बात करें? स्त्री, तो इसमें जो हिस्सा होगा कौन सा? एक अंडाशय होता है जो किसका निर्माण करता है बच्चों? अंडाणु का निर्माण करता है। पुरुष में वृषण शुक्राणु का निर्माण करेगा और स्त्री में अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है। क्लियर है? यहाँ पर जो बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पांचवा प्रश्न, इसमें ये कह रहे हैं कि निम्न में कौन सी संरचना शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है? तो याद रखेंगे बच्चों, जो शुक्राणु होते हैं वो अकेले यात्रा नहीं करते, वो क्या करते हैं? वीर्य में विभिन्न ग्रंथियों के स्राव के साथ मिले रहते हैं। ठीक है, ये समझिए। जब निषेचन की प्रक्रिया होती है बच्चों, कौन सी प्रक्रिया? निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो ये शुक्राणु यहाँ से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब ये आगे बढ़ते हैं तो ये शुक्राणु जो होते हैं वो अकेले यात्रा तय नहीं करते हैं, ये वीर्य में विभिन्न ग्रंथियों के द्वारा स्राव के साथ मिले रहते हैं। ठीक है, इसमें जो सेमिनल वेसिकल होता है, ठीक है, सेमिनल वेसिकल होता है, इसके द्वारा स्रावित द्रव में फ्रक्टोज, ठीक है, कौन सा? फ्रक्टोज। याद रखोगे बच्चों, कौन सा? फ्रक्टोज जैसे पोषक पदार्थ होते हैं जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करते हैं। इसलिए इसका उत्तर जो बता है वो सेमिनल वेसिकल जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। कैसे इसको आप याद रख सकते हैं, यहां पर समझेंगे। यहां पर देखिए, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, सेमिनल वेसिकल, ये क्या देता है? फ्रक्टोज बच्चों, ये क्या देगा? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज क्या करता है? शुक्राणु को, किसको? शुक्राणु को ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। ठीक है, तो यहां पर हमने प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को कवर कर लिया है। अब चलते हैं बच्चों हम आगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। बच्चों आपके स्क्रीन पर जो प्रश्न नंबर 6 दिख रहा है, इसमें कह रहे हैं कि परागण की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? परागण की प्रक्रिया किसमें नहीं पाई जाती है? ठीक है, याद रखेंगे, पहला अमरूद में, दूसरा घास में, तीसरा गुलाब में और चौथा मक्के में। तो देखिए ये ऑप्शन जो है ये घास में कह रहे हैं, यानी परागण की प्रक्रिया किसमें नहीं पाई जाएगी? घास में नहीं पाई जाएगी, ये ऐसा कह रहे हैं। तो ध्यान समझिए, इस प्रश्न में बच्चों प्रिंटिंग कंटेंट एरर हो सकता है। घास में भी परागण होता है, इसलिए इसे याद करने से पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। समझिए, परागण की प्रक्रिया किसमें नहीं पाई जाती, ये हमारा प्रश्न है। इमेज में जो घास को उत्तर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि परागण केवल पुष्पीय पौधों में होने वाली प्रक्रिया है। परागण केवल पुष्पीय पौधों में होने वाली प्रक्रिया है। घास भी बच्चों पुष्पीय पौधा है। घास भी कैसा है? पुष्पीय पौधा है, यानी घास में भी फ्लावर बनते हैं, याद रखेंगे, इसलिए उसमें भी परागण होता है। इसलिए यदि प्रश्न सचमुच यही है कि परागण की प्रक्रिया किसमें नहीं पाई जाती, तो दिए गए 4 विकल्प में स्पष्ट सही उत्तर नहीं है। यानी परागण की प्रक्रिया बच्चों फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं और घास भी क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होता है? घास नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहां पर चलते हैं? 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं कि स्वपरागण के लिए किस प्रकार के पुष्प उपयुक्त होते हैं? स्वपरागण के लिए, किसके लिए? स्वपरागण के लिए किस प्रकार के पुष्प जो होते हैं वो उपयुक्त होते हैं? देखिए इसमें पहला ऑप्शन है द्विलिंगी या एकलिंगी पुष्प, एकलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प,
रंगीन और सुगंधित पुष्प। याद रखेंगे बच्चों, देखिए स्वपरागण में जो परागकण होता है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यानी स्वपरागण में सेम फ्लावर का नर भाग होगा और सेम फ्लावर का ही क्या होगा, मादा भाग होगा। ठीक है, तो द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं। याद रखेंगे, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं बच्चों, ऐसा पुष्प जिसमें नर भाग यानी पुंकेसर और मादा भाग यानी स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं, इसलिए उसमें स्वपरागण आसानी से हो सकता है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, एक फूल, ठीक है, और स्वपरागण की प्रक्रिया। याद रखेंगे, एक ही फूल में स्वपरागण की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। अगला जो 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, ये कह रहे हैं कि पर परागण में परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं। ठीक है, इसके थ्रू एक पुष्प से दूसरे पुष्प के थ्रू पहुंचते हैं। पहला ऑप्शन है वायु के द्वारा, दूसरा जल के द्वारा, तीसरा कीटों के द्वारा और चौथा ये सभी। याद रखेंगे, पर परागण में एक पौधे के फूल से दूसरे फूल तक परागण पहुंचते हैं, इसके लिए कई माध्यम हो सकते हैं बच्चों। वायु भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कीट भी हो सकते हैं, अन्य जीव भी हो सकते हैं, इसलिए इसका जो आंसर जाता है बच्चों सभी जाएगा। याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 9 है, ये कह रहे हैं कि नर युग्मक यानी जो पुरुष गैमीट होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं बच्चों कि जो नर युग्मक, ठीक है, युग्मनज नहीं है, ये युग्मक है। याद रखेंगे, युग्मक है। ठीक है, ये नर युग्मक यानी जिसको हम पुरुष गैमीट यानी मेल गैमीट कहते हैं, उसका निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, अगर हम प्लांट की बात करें, किसकी बात करें, पौधों की बात करें। ठीक है, तो पौधों में जो परागकोश होता है, ठीक है, पौधों में क्या होता है, परागकोश। आप यहाँ पे समझिए, एक छोटा सा डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ। ये हमारा क्या होता है, एंथर है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है ये परागकोश कहलाता है, और ये क्या है, ये पूतंतु है। ठीक है, इसी को पूतंतु, ठीक है बच्चों, पूतंतु और परागकोश मिलकर पौधे में नर भाग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो पौधे का परागकोश होता है जिसको हम एंथर कहते हैं, ये पुंकेसर का भाग है। यही छोटे छोटे बच्चों इसी के अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। तो याद रखेंगे, तो परागकोश क्या याद रखेंगे, परागकोश, परागकण, नर युग्मक। ठीक है, देखिए परागकोश, ठीक है, फिर क्या, परागकण, फिर नर युग्मक। याद रखेंगे बच्चों। चलिए, तो नर युग्मक का जो निर्माण होता है बच्चों वो परागकोश में होता है। ये फ्लावर की बात है। अगला 10वां प्रश्न कह रहे हैं कि मादा युग्मनज यानी सॉरी ये युग्मक है, फिर मादा युग्मक यानी जो अंडाणु होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है। तो हमने इसके पहले प्रश्न नंबर 3 और 4 में डिस्कस कर लिया है, तो वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया था। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर बताता हूँ, अंडाशय में। कहाँ पर, अंडाशय में। याद रखेंगे। 11वां जो प्रश्न है, ये निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हमने देखा था, हमने 1 से जब 5 प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पर भी आया था फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका। तो ये फैलोपियन ट्यूब का ही हिस्सा होता है अंडवाहिनी। ठीक है, तो निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में देखने को मिल जाती है। ठीक है, ब्राह्मण जो प्रश्न है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि निषेचन के बाद किससे बीज बनता है। निषेचन के बाद किससे बीज बनता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो समझिए, यहाँ पर ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और इसके नीचे का जो फूला हुआ हिस्सा है ये अंडाशय है। इसी अंडाशय में छोटे छोटे बीजांड होते हैं निषेचन के बाद। ठीक है, किसके बाद, निषेचन के बाद यही जो बीजांड होते हैं बच्चों किस में बदल जाते हैं, बीज में बदल जाते हैं। याद रखेंगे, निषेचन के बाद बीज किससे बनता है बच्चों, बीजांड से बनता है। याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है 13वां प्रश्न, ये कह रहे हैं निषेचन के बाद फल किससे बनता है। तो ये आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, अंडाशय यानी जो ये हिस्सा होता है ये परिपक्व होकर किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है निषेचन के बाद। अगला जो प्रश्न है 14वां प्रश्न, ये कह रहे हैं बच्चों की जो पराग नली है, ठीक है, पराग नली का कार्य क्या है। पहला है परागकण को सहारा देना, दूसरा नर युग्मक को बीजांड तक पहुंचाना, और तीसरा पुष्प को आकर्षक करना, और चौथा अंडाणु का निर्माण करना। देखो बच्चों, जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वहां से पराग नली विकसित होती है। यह पराग नली नीचे की ओर बढ़ती है और अंडाशय और फिर बीजांड तक पहुंचती है। देखिए समझे, ये समझेंगे आप यहाँ पर कैसे। देखिए ये समझिए, ये वर्तिकाग्र है बच्चों। ठीक है, यहाँ से वर्तिका ही, और ये अंडाशय है, और यहाँ छोटे छोटे बीजांड है। मान लीजिए परागकण उड़ता हुआ किसी भी माध्यम से इस वर्तिकाग्र पर आया,
ठीक है, कहाँ है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और यहीं से एक ट्यूब जैसी संरचना जिसको आप परागनली कहते हैं विकसित होती है। ये कहाँ से, ये अंडाशय और फिर बीजांड तक पहुंचती है। ठीक है, ये देखिए अंडाशय के अंदर गई, फिर कहाँ गई, बीजांड के पास गई। तो आप बता सकते हैं कि नर युग्मक को बीजांड तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी इस पराग कण को हमने नर युग्मक बोला था, पराग कोश से निकले हुए पराग कण को हमने नर युग्मक बोला था, और यही नर युग्मक बीजांड तक किसके थ्रू जाता है, पराग नली के थ्रू जाता है। याद रखेंगे बच्चों। 15वां जो प्रश्न है ये कह रहे हैं कि बीजांड का अन्य नाम क्या है, यानी बीजांड का दूसरा नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो याद रखेंगे बीजांड का दूसरा नाम ओव्यूल होता है। क्या होता है बच्चों, ओव्यूल होता है। 16वां जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा है, ये कह रहे हैं पुष्प का कौन सा भाग बीज के निर्माण में भाग नहीं लेता है। 16वें प्रश्न में ये कह रहे हैं कि पुष्प का कौन सा भाग बीज के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। पहला परागकोश, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय और चौथा बीजांड। देखिए बीज निर्माण में बीजांड महत्वपूर्ण है और निषेचन की प्रक्रिया में नर युग्मक की भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर वर्तिका की बात करें, इसकी वर्तिका की बात करें तो वर्तिका मुख्यतः वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है और पराग नली के विकास का मार्ग प्रदान करती है। यानी ये हमारा वर्तिकाग्र हो गया और इस वर्तिकाग्र को, ठीक है, अंडाशय से जोड़ने के लिए ये जो नली बनी है इसी को हम वर्तिका कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ मान लीजिए परागकण है, जब ये वर्तिकाग्र पर आते हैं, कहाँ पर आते हैं बच्चों, वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, तो ये परागकण से ये पराग नली डेवलप होती है जो वर्तिका से, ठीक है, कहाँ से, वर्तिका से होते हुए अंडाशय और बीजांड तक पहुंचती है। तो वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली बच्चों क्या है, एक नली है। ठीक है, तो इसका जो होता है कोई भी योगदान नहीं होता है। अगला जो 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कह रहे हैं निम्न में से स्वपरागण का उदाहरण कौन है। निम्न में से स्वपरागण का उदाहरण कौन है, तो पहला ऑप्शन है मक्का, अमरूद, सेम और घास। ठीक है, स्वपरागण में, ठीक है, परागकण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो मटर, सेम जैसे पौधों में स्वपरागण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर स्वपरागण पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये देखिए, चाहे मटर हो गया चाहे सेम हो गया, इन दोनों में, ठीक है बच्चों, क्या होगा, परागण की यानी स्वपरागण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 18वां, ये कह रहे हैं कि किस पौधे में पर परागण होता है। किस पौधे में पर परागण होता है, गेहूं, धान, आम, मटर। ठीक है, तो याद रखेंगे इमेज में बच्चों आम को उत्तर दिखाया गया है। ठीक है, इसमें आम को उत्तर दिखाया गया है। याद रखेंगे पर परागण में परागकण एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल तक पहुंचते हैं। आम में पर परागण पाया जाता है और इसमें कीट आदि परागण में क्या करते हैं बच्चों, सहायता करते हैं। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये कह रहे हैं परागण और निषेचन के बाद बनने वाले बीज में क्या होता है। परागण और निषेचन के बाद बनने वाले बीज में क्या होता है, तो याद रखेंगे बच्चों भ्रूण होता है। क्या होता है, भ्रूण होता है। देखिए निषेचन के बाद युग्मनज बनता है और युग्मनज आगे होकर विभाजित होकर एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण करता है। बीज के अंदर यही भ्रूण आगे चलकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप समझें बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है, तो आप समझें पहले क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, निषेचन के बाद बच्चों क्या होगा, युग्मनज बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनने के बाद बच्चों क्या होगा, यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। और भ्रूण के बाद बच्चों किसका निर्माण होगा, नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, यानी निषेचन किसको फॉलो करता है, युग्मनज को। युग्मनज भ्रूण बनाएगा और भ्रूण से नए पौधे का विकास होता है। याद रखेंगे बच्चों। 20वां जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कह रहे हैं मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। इस प्रश्न को हम तीसरी बार करने जा रहे हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे बच्चों। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, ये सारे यूपी बोर्ड 2027 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों को तैयार करना मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है बच्चों। देखिए यहाँ पर कुछ क्विक रिवीजन में करवा दे रहा हूँ। परागण क्या होता है, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचना। निषेचन क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन होता है, यानी शुक्राणु जब अंडाणु आपस में मिलते हैं, तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से, जबकि फल का निर्माण अंडाशय से बनता है। ठीक है, यहाँ पर स्वपरागण को समझ लीजिए, एक ही पुष्प के भीतर परागण की प्रक्रिया हो। वहीं पर परागण का मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प में परागण की प्रक्रिया होती है। तो आई होप बच्चों ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।
कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।